नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही हैं। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया शुरू होगी, खत्म की जाएगी। 4 जून को आने वाले नतीजों के लिए जो पूरा चुनावी प्रक्रिया है 4 जून को संपन्न होगी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, यानी कि अब से 2 दिन बाद। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आधी आबादी यानी कि महिलाएं भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में कितनी बड़ी भागीदारी उनकी मिल रही है, उनकी है। आपको जानकर कई लोगों को ये बात जग जाहिर है कि हर चुनाव में धीरे धीरे महिला मतदाताओं की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। वो चुनावों का रंग भी तय कर रही हैं, बहुत अहम हो गई हैं। इसीलिए आप महिलाओं को लुभाने वाली स्कीम्स हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से देखते हैं। उनकी वजह से राजनीतिक दल अपने मुद्दे भी बदल रहे हैं। हालांकि ऐसी महिलाओं की तादाद लाखों में है जो अभी भी चुनाव से अदृश्य रह जाती है, वोट नहीं डालती। लाखों महिलाएं आज भी वोटर लिस्ट तक, उनका नाम तक दर्ज नहीं है। तो आज चुनावों में महिलाओं की भागीदारी और उनकी चुनौतियों पर बात करेंगे। जरा पहले आपको जरा थोड़ा बता दें कि महिलाओं की जो वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है। चलिए, तो इस पर और ज्यादा चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शमीना शफीक साहिबा जुड़ रही हैं, पूर्व सदस्य हैं महिला आयोग की। हमारे साथ अदिति फडणीस जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदिति जी, मैं अगर आपसे थोड़ा सा समझूं तो ये बार बार ये बात होती है और आजकल हम लोग हमेशा बात करते हैं कि महिला फैक्टर, विमेन वोटर कितना इंपॉर्टेंट है। उनको लुभाने के लिए चाहे मध्य प्रदेश चुनाव की बात कर लीजिए, लाडली बहना योजना को लेकर आया जाता है, सिलेंडर हो, बहुत सारी योजनाओं को। कर्नाटका में भी हमने देखा कि महिलाओं के लिए इस तरह की स्कीम्स लेकर आई गई। तो महिला वोटर अहम है, यह सब राजनीतिक दलों को समझ में आता है। लेकिन कितनी बड़ी अभी भी भागीदारी जो महिलाएं हैं जीतने के बाद, आप अगर पूरा देखें तो जो अभी जो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आया उसको 2029 तक लागू करने की तैयारी है, लेकिन उसके बाद भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबलीज हो, उसमें अभी भी नाकाफी नजर आती है। कि जी अंग्रेजी में एक कहावत है, अ ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। आप किस नजरिए से देखते हैं उससे आपको पता लग जाएगा कि परिस्थितियां क्या हैं। तो मेरे ख्याल से एक दूसरे तरीके से दूसरा चश्मा लगा के हमें देखना पड़ेगा। अगर आप महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट में भागीदारी देखें तो जो पीरियोडिक लेबर सर्वे हमको दिखाता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दिखाता है, वो जो कि सबसे एक तरह से ऑथेंटिक रिकॉर्ड है लेबर फोर्स का। उसमें ये है कि 4.2 परसेंटेज पॉइंट्स जी, 2022 और 23 में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी एम्प्लॉयमेंट मार्केट्स में। इसका मतलब कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वो काम पर आ रही हैं, उनको जगह भी मिल रही है और वो तरह तरह के नए नए काम कर रही हैं। इस परिस्थिति में अगर आप महिलाओं को हर चीज से नहीं जोड़ेंगे और चुनाव केवल एक महज एक आयाम है महिलाओं के कामकाज का, तो फिर उससे बहुत गड़बड़ हो सकता है। मेरे ख्याल से सभी पार्टियां ये मानती हैं। जहां तक इंक्लूजन का सवाल है, मेरे ख्याल से कई कई तरीकों से इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि और महिलाओं की भागीदारी हो। अ, वो जमाना चला गया जब महिलाएं घर से ही नहीं निकलती थी और उनका वोट कोई और डाल के चला जाता था। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर महिलाएं फिर भी तटस्थ हैं इस पूरी प्रक्रिया से, और उनको जोड़ना बहुत जरूरी जी। लेकिन मैं आप थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं आपसे शमीना जी कि लगातार हम अगर बात करें 2009 के इलेक्शन की, उसके बाद 2014 के इलेक्शन की, 2019 के इलेक्शन की, तो महिला वोटर्स की तादाद बढ़ी है। लेकिन
अगर पुरुषों से मुकाबला करें तो वोटर लिस्ट में अभी भी लाखों ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना कम से कम नाम तक उनका वोटर लिस्ट में नहीं है। उसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी अभी भी अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित है। देखिए, अगर आज हम 2024 में ये बात कर रहे हैं कि अभी भी एक बहुत बड़ा प्रतिशत है महिलाओं का जो कि अपने मूल जो वोटिंग का उसका राइट है, जो कि आज़ादी के साथ ही महिलाओं को इस देश ने दे दिया था, अगर आज भी अगर वो उससे वंचित है तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी किसकी और जवाबदेही किसकी बनती है। सबसे पहले तो चुनाव आयोग की बनती है, क्योंकि चुनाव आयोग जो कि एक पूरा का पूरा मशीनरी है, वो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि 5 साल में एक मर्तबा जब चुनाव होता है तब एक्टिवेट होता है। उसका काम सबसे पहला क्या है कि जो वोटर जो निर्णायक होता है वो सही तरह से उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, और अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ रहा है तो इसकी पूरी जवाबदेही और पूरी जिम्मेदारी सबसे पहले तो चुनाव आयोग की बनती है, सरकार की बनती है। क्योंकि सरकार बात अगर करती है कि सबकी भागीदारी होगी, सबकी हिस्सेदारी होगी, तो सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी में क्या ये बात चुनाव के स्लोगन के बाद धरातल पे उतारी जाती है? क्या वाकई में महिलाओं से पूछा जाता है कि आप वोट डालने गई थी या नहीं गई थी, तो क्यों नहीं गई थी? क्या बाद में कोई अवलोकन होता है कि कितनी महिलाएं हैं या कितने ऐसे घर हैं जहां पर महिलाओं का वोटिंग कार्ड नहीं बना है? बल्कि इसके उलट शिकायत क्या मिलती है कि आप देखिए, चुनाव जब निकल जाता है और कई बार चुनाव चल रहा होता है, महिलाएं खड़ी होती हैं कतारों में और कहती है कि हमारा वोट काट दिया गया, हमारा वोट था मगर अब वोट नहीं है, पिछले चुनाव में हमने वोट डाला, इस चुनाव में हमारा वोट नहीं है। तो ये तो उससे भी ज्यादा गंभीर समस्या है। और ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? मुझे लगता है ये समस्याएं इसलिए आती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो तंत्र है, और ये तंत्र में कौन कौन है ये समय समय पर बदलता रहता है, मगर तंत्र को जो व्यवस्था सूट करती है उस व्यवस्था के हिसाब से चीजों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है। और ये तंत्र जो जमीन पर काम करता है, ये जाहिर सी बात है वो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि जब बीएलओ की बात आती है, जब बात आती है कि वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़ रहा है या कट रहा है, वो लोकल जो यूनिट होता है उसका काम होता है देखना। और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम शुरुआत करते हैं जिला पंचायत सदस्य हो, प्रधान हो, एमएलए हो, एमपी हो, इन सब की जवाबदेही और जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है, मगर ये लोग तो पल्ला झाड़ के ज्यादातर खड़े हो जाते हैं। तो चुनाव के समय ही सिस्टम जागरूक होता है और अचानक से काम करने लगता है। ये जो अभी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पिछले चुनावों में जो कुल वोटर्स हैं उसमें कैसे कैसे देखिए संख्या बढ़ती जा रही है। 24 की अगर हम बात करें तो 47.1 करोड़ महिला वोटर हैं, और उसी के बनस्पत अगर आप पुरुषों की तुलना अगर आप इससे 24 के में चुनाव में करेंगे तो ये 49.7 करोड़ के आसपास बनती है, यानी कि ज्यादा फर्क है नहीं। लेकिन अगर उसको आप देखते रहिए, 2019 के अंदर करीब 90 करोड़ वोटर थे, तो उसमें देखिए फर्क जो है वो थोड़ा ज्यादा था, जो धीरे धीरे फासला जो है पुरुष वोटर्स में और महिला वोटर्स में कम होता जा रहा है। तो ये बढ़िया बात जरूर है, मतलब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये उत्साहवर्धक बात है, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अभी भी जो पूरी प्रक्रिया है वो शायद और थोड़ा महिलाओं के लिए आसान बनाने की आवश्यकता जरूर होगी। मेरे मेहमान दोनों हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूंगा बने रहिए हमारे साथ। आज के दौर में अगर आम चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की हम बात करें तो सन 1952 के उस कालखंड की याद दिलाता है जब अपना नाम ना बता पाने की वजह से आजाद भारत के पहले आम चुनावों में लगभग 80 लाख महिलाएं वोट नहीं डाल पाई थी। क्या वजह थी, जरा थोड़ा हिस्ट्री आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानसी है। ऐसे ही आपका भी कोई ना कोई नाम होगा, उसी नाम से आप जाने जाते होंगे और पहचाने जाते होंगे। लेकिन जरा सोचिए कि इस दुनिया में अगर हमारा कोई नाम ही नहीं होता तो क्या होता? तब हमारी पहचान क्या होती, कैसे होती? नाम नहीं होता तो हमारा क्या वजूद होता? शायद यही कि हम होते हुए भी ना के बराबर होते। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाखों की तादाद में वो महिलाएं तो थीं जो होते हुए भी नहीं थी, ना के बराबर थी, क्योंकि उनकी पुकार के लिए उनके पास महज चंद शब्दों का अपना कोई नाम नहीं था। इसलिए उनकी पहचान सिर्फ किसी की अम्मी, चाची, बुआ, दादी, विधवा, खाला, माँ या रिश्तेदार के तौर पर ही मत ही ये महिलाएं अजनबी लोगों को न नाम बताना नहीं चाहती थी।
और इसलिए उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज ही ना किया जा सका। कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो सामने तो आईं, लेकिन अपना नाम ना बता सकी, इसलिए उनका नाम भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब के अलावा 28 लाख वो महिलाएं भी थी जिन्होंने खुद का नाम कुछ यूं बताया, मसलन सोनू की चाची, मोनू की माँ, अब्दुल की अम्मी और जावेद की खाला, और यही नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिए गए। लेकिन ये बात जब भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की जानकारी में आई तो वो बेहद नाराज हुए और उन्होंने तत्काल इन महिलाओं का नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दे दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत के पहले आम चुनाव में कुल मिलाकर लगभग 80 लाख महिलाएं अपना वोट ना दे सकी। काफी मुश्किल समय और चुनौतियों के बाद लोकतंत्र आज इस पड़ाव पर पहुंचा है अदिति जी। लेकिन जो हमेशा एक बात कही जाती थी कि देखिए महिलाओं का जो वोट है वो तो पुरुष जो घर के जो भी सदस्य होंगे या घर के जो मुखिया हैं वो तय करेंगे कि सबका वोट कहां जाएगा। धीरे धीरे अब वो धारणा भी टूटती जा रही है। महिलाएं जरूरी नहीं है जहां पुरुष वोट डालें वैसा वोट उनका भी हो। अरे धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से टूटती चली जा रही है। एक एक घर में बिना बताए अपने घर के मुखिया को महिलाएं अपने मन से वोट दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी के कहने पर या किसी के डायरेक्शन पर वोट दे रही हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी स्थिति है और महिलाएं अपने मन से जो उनको ठीक लगेगा उसको वोट देंगी। हमारे देश में अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि जब वोटों की गिनती होती है तो वो महिला या पुरुष वोट किस तरह से पढ़ते हैं, ये इस जी। समय हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये डेटा भी मिल जाएगा हम लोगों को। और अगर उसको डिसएग्रीगेट करें, उसको तोड़े मरोड़े तो ये डेटा हम लोग निकाल सकते हैं वोटिंग ट्रेंड से। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी स्थिति है और ये धर्म, संप्रदाय, जाति, इन सब बंधनों से महिलाएं अब सीमित नहीं रह गई हैं, उनसे बंधी हुई नहीं रह गई हैं। शमीना जी, इसी पर मैं आपको भी लाना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम बात बार बार कर रहे हैं कि क्या महिलाओं के लिए एक एजेंसी जो है वो जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में सशक्त हुई, आपको लगता है कि उसके मुताबिक वोटर्स बन के महिलाएं ना रह जाएं, उनको लुभाया वोटर्स की तरह जाता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो असेंबली में, पार्लियामेंट में भी माकूल होनी चाहिए? देखिए, उनकी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की बात मैं बाद में करूंगी। अभी जो आप सवाल पूछ रहे थे कि महिलाएं पहले पुरुषों से पूछकर या बताया जाता था महिलाओं को कि वो कहाँ वोट करें, मैं तो कहूंगी आज उसके उलट ये होने लगा है कि कई बार महिलाएं अपने घर के पुरुषों को बताती हैं कि आप फलां व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे क्योंकि वो उसने सही से काम नहीं किया, या महंगाई ज्यादा है, या आप फलां पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और ऐसा व्यक्तिगत मैंने खुद गांव में जाकर देखा है कि महिलाएं तय कर लेती हैं। तो सशक्तिकरण तो निश्चित हो रहा है। अब बात आती है कि जो आबादी है, आधी आबादी, उसका अधिकार कब मिलेगा। और जब तक रिप्रेजेंटेशन सदन में नहीं होगा, देखिए सड़क से लेकर सदन तक महिलाओं की आवाज उतनी ही उठनी चाहिए बराबरी की जितनी पुरुषों की उठती है। और उसके लिए जब तक प्रॉपर सदन में हम महिलाओं को अपना रिप्रेजेंटेशन देने का मौका नहीं दिया जाएगा तब तक बात बनेगी नहीं। बदकिस्मती की बात है कि आज की जो सरकार है वो कहती तो है, उसने कहा तो कि हम रिप्रेजेंटेशन का मौका देंगे, 33% आरक्षण देंगे, मगर कब देंगे? 10 साल बाद देंगे। 10 साल बाद का झुंझुना पकड़ा दिया गया। यूपीए के समय पर सोनिया गांधी जी ने ये बात कही थी, ये बिल अपर हाउस में पास भी हुआ था 33% आरक्षण का। अगर तब पास हो गया होता, सारी पार्टियों ने पास कर दिया होता, तो आज ये स्थिति ना बनी होती। तो ये गंभीर मामला है क्योंकि महिलाओं को कुछ राजनीतिक पार्टियां, मैं सबकी बात नहीं करूंगी और नाम नहीं लेना चाहूंगी, मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है वो कुछ समझदार है, मगर कुछ राजनीतिक पार्टियां आज भी नहीं चाहती कि महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सदन में ठीक तरीके से हो, क्योंकि महिलाओं को आज भी द्वंद्व दर्जे का समझा जाता है, उनसे उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। जो पॉलिसीज बनती हैं, आप देखिए वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में भी आज भी महिलाओं को जिस तरह से देखा जाता है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा रिग्रेसिव नारा नहीं हो सकता था।
क्योंकि हम पूरे के पूरे समाज को क्या कहना चाह रहे हैं कि बेटियों को बचा लो, मतलब आपको लग रहा है ये जब गवर्नमेंट कोई चीज नारा देती है तो उसको तो प्रोग्रेसिव नारा देना चाहिए था। तो जब आप रिग्रेशन की तरफ पार्टियां ले जाएंगी तो महिलाएं, और कहते नहीं है कि जब आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा देर तक दबाते हैं किसी की आवाज को या किसी को, तो जब उसको मौका मिलता है तो वो मुखर होकर बात करती है। और मुझे लगता है कि जब भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा सदन में, चाहे वो विधानसभाओं में हो चाहे वो पार्लियामेंट में हो, जो पार्लियामेंट की स्थिति है, जो आज पॉलिसी मेकिंग की स्थिति है, उसमें बहुत बढ़िया बदलाव आएगा। और अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो बार बार ये बात कही जा रही है, उन्हें लगता है कि आरक्षण होना चाहिए, तो कोई उन्हें रोक नहीं रहा है। बिना आरक्षण के भी आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे लेकर आ सकते हैं। कम से कम इससे आपकी प्रतिबद्धता जो है वो दिखाई पड़ेगी, आरक्षण के लिए भी और महिलाओं के सम्मान के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नलबाड़ी में एक रैली की और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा। कहा 500 साल के इंतजार के बाद भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। एनडीए के देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने और उन्हें वो सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है जिनके वो हकदार हैं। अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे। श्री वासुदेव मंदिर भगवान राम अपने, कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने ये मेरा संकल्प है, आपके सपने ये मेरा संकल्प है। और इसलिए हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम, हर पल आपके सपनों के नाम। और इसलिए 24/7 फॉर 2047। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण होने वाला है, जिसके ठीक पहले इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव 7 साल बाद साथ नजर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उन पे मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोनों नेता जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि बदलाव की लहर बह रही है, एनडीए का सफाया होने वाला है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है।